नमस्ते दोस्त। स्वागत है आपका इस सुकून भरी रात में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद कोमल और दिल को छू लेने वाली कहानी। पहली कमाई, आत्मसम्मान की कहानी। यह उस पल की कहानी है जब एक लड़का पहली बार खेत में मजदूरी करता है। मिट्टी से सने हाथ, थका हुआ बदन और शाम ढलते ही उसकी हथेली में रखी जाती है जिंदगी की पहली कमाई। और फिर वो पल आता है जब वही पैसे वो चुपचाप मां के हाथ पर रख देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस एहसास की याद है जब कुछ सिक्के या मुड़े तुड़े नोट पूरी दुनिया से ज्यादा भारी हुआ करते थे। जब मेहनत की कीमत पैसों से नहीं, आत्मसम्मान से आंकी जाती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे बोझिल होने लगेंगी और दिल के किसी कोने में एक गहरी मीठी सी राहत उतरती चली जाएगी। अगर ऐसी शांत, सादगी भरी और नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर रात की कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यहां हर रात एक नई कहानी धीमे कदमों से आती है और आपको नींद की गोद में सुला जाती है। और हां दोस्त, जरूर बताइएगा आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं। आपका हर कमेंट, हर लाइक मुझे ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं पास ही हैं, सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल ठीक से ओढ़ लीजिए। रात की ठिठुरन अब और गहरी हो चली है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस छोटे से घर की ओर, जहां पहली कमाई मां की हथेली में रखी जाती है और नींद बिना दरवाजा खटखटाए अपने आप अंदर आ जाती है। रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। गांव सरसईपुर पर सुबह से पहले की वह धुंध छाई हुई थी, जो चीजों को छुपाती नहीं, बस उन्हें थोड़ा धीमा कर देती है। कच्चे घरों की दीवारें ओस से भीगी थीं, जैसे मिट्टी ने रात भर चुपचाप आंसू बहाए हों। कहीं दूर से एक मुर्गे की आवाज आई, फिर खामोशी फिर से फैल गई। उसी खामोशी में एक झोपड़ी के भीतर अधीर जाग रहा था। वह अभी पूरा सोया ही नहीं था। नींद उसके शरीर को छूकर लौट गई थी, जैसे जानती हो कि आज उसे रोकना ठीक नहीं। मां की सांसों की हल्की आवाज पास से आ रही थी। सुगंधा चूल्हे के पास जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर लेटी थी। उसकी सांसों में वह थकान थी जो सालों से किसी ने पूछी नहीं। अधीर करवट बदलकर उसकी तरफ देखने लगा। धुंधली रोशनी में मां का चेहरा और भी पतला लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे निशान, जैसे समय ने वहीं डेरा डाल लिया हो। अधीर ने धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की, पर झोपड़ी की लकड़ी की कड़ी फर्श ने हल्की सी चरमराहट कर दी। सुगंधा की आंखें खुल गईं। इतनी जल्दी? उसकी आवाज में नींद कम, चिंता ज्यादा थी। अधीर ने सिर झुका लिया। काम है, बस इतना ही कहा। सुगंधा उठ बैठी। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मां पहले से जानती है। उसने मिट्टी की दीवार से टंगी लालटेन जलाई। पीली लौ कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसी रोशनी में अधीर का चेहरा उभरा, कच्चा, कम उम्र का, पर आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। कुछ खा ले, सुगंधा ने कहा। चूल्हे पर रखी पतीली से उसने एक सूखी रोटी निकाली। उस पर थोड़ा सा नमक छिड़का। अधीर ने रोटी हाथ में ली, पर मुंह तक ले जाने से पहले रुक गया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, ठंड से नहीं, किसी और वजह से। डर लग रहा है? सुगंधा ने बहुत धीमे से पूछा। अधीर ने सिर हिला दिया। नहीं, फिर रुककर बोला, बस नया है। सुगंधा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ से अधीर का सिर छुआ। हथेली में वह अपनापन था जो शब्दों से नहीं उतरता। उस स्पर्श में एक अनकही प्रार्थना थी, जा, पर टूट मत जाना। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने अधीर का स्वागत किया। धुंध इतनी घनी थी कि गांव की पगडंडी आधी निकल चुकी थी। कच्चे घरों की छतें बस साएं जैसी दिख रही थीं।
कहीं कहीं से चूल्हों की हल्की खुशबू आ रही थी, जलती लकड़ी और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। अधीर ने अपने पैरों की तरफ देखा। चप्पल घिसी हुई थी, तलवे पतले। उसने मन ही मन तय किया, आज इन्हें महसूस नहीं होने देगा। गांव के बाहर पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर ओस जमी थी। अधीर वहीं रुका, एक पल के लिए। ये वही जगह थी जहां उसके पिता कभी खड़े होकर सूरज निकलने का इंतजार किया करते थे। पिता अब नहीं थे, बस ये पेड़ और कुछ यादें रह गई थी। अधीर ने पेड़ की जड़ को छुआ। ठंडी थी, सख्त थी। आज मैं जा रहा हूं, उसने मन में कहा। पहली बार। खेतों की तरफ बढ़ते कदम भारी लग रहे थे, पर रुक नहीं रहे थे। धुंध के बीच से दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आई। मिट्टी के रास्ते पर चलते हुए अधीर के पैरों में गीली मिट्टी चिपकने लगी। हर कदम के साथ एक एहसास और जुड़ता जा रहा था, आज कुछ बदलेगा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, पर आसमान में हल्की सी लाली फैलने लगी थी। खेत सामने थे, बड़े, फैले हुए और चुप, मानो इंतजार कर रहे हों। अधीर ने गहरी सांस ली। गीली मिट्टी की खुशबू उसके भीतर तक उतर गई। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। आज वह बच्चा नहीं था, आज वह मजदूर बनने आया था। धुंध के बीच उसका छोटा सा शरीर आगे बढ़ता रहा, और उसी धुंध में कहीं उसकी पहली कमाई की कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। धुंध खेतों के ऊपर ऐसे टिकी थी जैसे धरती ने ओढ़नी ओढ़ रखी हो। सूरज की पहली किरणें अभी रास्ता खोज ही रही थीं कि मजदूरों की आवाजें हवा में घुलने लगीं। कुदालों की टन-टन, बैलों की हिनहिनाहट और दूर कहीं से आती मंदिर की घंटी, सब मिलकर सुबह का चेहरा बना रहे थे। अधीर खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसके सामने फैली जमीन अनजानी नहीं थी, पर आज उसका रिश्ता बदल गया था। आज वह देखने नहीं, करने आया था। ए लड़के, कड़क आवाज आई। अधीर ने मुड़कर देखा। राघवेन काका सामने खड़े थे। चौड़ी छाती, झुकी हुई पीठ और आंखों में वह पैनी नजर जो बरसों की धूप बारिश से तेज हुई थी। उनके हाथ में मोटी लकड़ी की लाठी थी, जिस पर वह टिके नहीं थे, बस साथ रखते थे। नाम? अधीर, उसने धीमे से कहा। राघवेन काका ने सिर से पैर तक देखा। उम्र? पूरा नहीं, पर काम कर लूंगा। काका के होंठों के कोने हिले। मुस्कान नहीं थी, पर तिरस्कार भी नहीं। काम उम्र नहीं देखता, उन्होंने कहा, हाथ देखता है। उन्होंने इशारे से अधीर को पास बुलाया। खेत के उस हिस्से की ओर ले गए जहां मिट्टी भारी थी। कल ही पानी छोड़ा गया था। वहां कुदाल उठाना आसान नहीं होता। यहीं से शुरू कर, काका बोले, और ध्यान रख, मिट्टी से लड़ाई नहीं, समझौता होता है। अधीर ने कुदाल उठाई। लकड़ी का दस्ता ठंडा था, लोहे का फाल गीला। पहला वार जमीन पर पड़ा तो मिट्टी ने जैसे जवाब दिया, भारी, सख्त। कुदाल थोड़ा फिसली, हाथ में झटका लगा। पास से कुछ मजदूरों की हंसी फूटी। पहली बार है, कोई बोला, शाम तक खुद समझ जाएगा। अधीर ने सुना, पर सिर नहीं उठाया। उसने दोबारा वार किया, फिर तीसरी बार। हर बार हाथों में दर्द बढ़ता गया, पर सांसें भी ताल पकड़ने लगी। मिट्टी खुलने लगी, धीरे, पर सच में। राघवेन काका दूर खड़े देखते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी कसौटी शब्दों से नहीं, समय से होती थी। धूप चढ़ने लगी, धुंध हटने लगी तो खेतों का असली रंग सामने आया, गीला भूरा, जिसमें हर कुदाल एक नई रेखा खींच रही थी। अधीर की हथेलियां लाल हो गईं, पसीना आंखों में उतर आया। उसने गमछे से माथा पोंछा और फिर झुक गया। तभी किसी ने पानी का लोटा उसकी तरफ बढ़ाया। अधीर ने ऊपर देखा, देवकी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा कम, अपनापन ज्यादा था। पहली बार है ना? अधीर ने लौटा लिया, सिर हिलाया। हाथ पकड़कर कुदाल चलाओ, देवकी ने कहा। डरोगे तो मिट्टी डराएगी। यह बात कहकर वह चली गई। अधीर ने पानी पिया, ठंडा, सुकून देने वाला।
कुछ पल के लिए हाथों की जलन कम हुई। दूर से बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई दी। मंगलू बैलगाड़ी हाँकता हुआ खेत की मेड़ पर रुका। उसने अधीर को देखा, आंख मारी। अच्छा है, वह बोला। शुरुआत भारी हो तो आगे का रास्ता सीधा लगता है। दोपहर के करीब धूप तेज हो गई। मजदूर पेड़ की छाया में बैठे। सूखी रोटी, प्याज, नमक, यही भोजन था। अधीर भी वहीं बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राघविन काका पास आकर रुके। दर्द है? अधीर बोला। पर ठीक है। काका ने उसकी हथेली देखी। छाले उभरने लगे थे। उन्होंने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बोले, आज के बाद ये हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे? अधीर ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। वहां सख्ती के पीछे स्वीकृति छिपी थी। दोपहर ढलते ढलते खेत के मालिक भैरों महतो आए। साफ कपड़े, पैनी मुंह और हिसाब की चालाक आंखें। उन्होंने काम देखा, मजदूरों को तौला नजरों से। अधीर पर उनकी नजर थोड़ी देर रुकी। नया है? राघविन काका ने जवाब दिया। नया नहीं, आज से शुरू है। भैरों महतो कुछ नहीं बोले, बस हल्की सी मुस्कान छोड़ी, जैसे किसी सौदे का पहला हिसाब लगा लिया हो। शाम की हवा चलने लगी। अधीर का शरीर थक चुका था, पर मन अभी भी खेत में था। उसने आखिरी कुदाल चलाई। मिट्टी खुली, साफ, सीधी। राघविन काका ने दूर से देखा, फिर लाठी उठाकर बोले, बस आज के लिए इतना काफी है। अधीर ने कुदाल जमीन पर टिका दी। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ जल रहे थे, पर भीतर कहीं एक धीमी सी आवाज उठी थी, तू कर सकता है। सूरज ढल रहा था। खेतों पर सुनहरी परत चढ़ गई थी। अधीर ने पीछे मुड़कर जमीन को देखा, जैसे वह उसे पहचानने लगा हो। यह सिर्फ काम का पहला दिन नहीं था, यह राघविन काका की कसौटी थी, और अधीर उस पर खरा उतर चुका था। शाम की रोशनी खेतों पर फैल रही थी, पर उसकी चमक में कोई नरमी नहीं थी। सूरज ढलते वक्त जमीन पर जो परछाइयां पड़ती हैं, वे सच से ज्यादा लंबी होती हैं, और आज वही परछाइयां भैरों महतो के साथ खेत में उतर आई थीं। वह मेड़ पर खड़ा था, कपड़े साफ, पगड़ी कसकर बंधी हुई, मूछें ऐसे तनी हुई मानो हवा से भी हिसाब मांग ले। उसके पीछे 2-3 मजदूर खड़े थे, चुप, निगाहें झुकी हुई। भैरों की आंखें खेत को नहीं, मेहनत को तौल रही थी। अधीर दूर खड़ा कुदाल साफ कर रहा था। हाथों में जलन अब भी थी, पर मन कहीं और उलझा था। उसने भैरों की तरफ देखा और फिर जल्दी से नजर हटा ली। कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जिनसे टकराने पर आदमी खुद को छोटा महसूस करता है। राघविन, भैरों महतो ने आवाज दी। राघविन काका आगे आए। काम ठीक रहा? भैरों बोला। पर पानी ज्यादा लगा है, मिट्टी भारी है, मजदूरी उसी हिसाब से होगी। काका ने एक पल रुककर कहा, मिट्टी भारी थी, इसलिए हाथ भी ज्यादा लगे। भैरों ने हल्की हंसी हंसी। हाथों का हिसाब खेत नहीं रखता राघविन, मैं रखता हूं। यह बात सुनकर आसपास की हवा थोड़ी सख्त हो गई। मंगलू बैलगाड़ी के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने अधीर की तरफ देखा। लड़का चुप था, जैसे अभी बोलने का हक उसने खुद को दिया ही ना हो। भैरों की नजर अचानक अधीर पर आ टिकी। तू, उसने उंगली से इशारा किया। नया लड़का। अधीर आगे बढ़ा। जी। आज पूरा दिन लगाया? जी। कुदाल उठाई थी? जी। भैरों ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, सीख रहा है, सीखने की मजदूरी आधी होती है। ये शब्द नहीं थे, यह फैसला था। अधीर के भीतर कुछ हिला। उसने राघविन काका की तरफ देखा। काका की आंखें सख्त थीं, पर जुबान बंद। यह भी कसौटी का हिस्सा था। मालिक के सामने मजदूर की आवाज अक्सर सबसे पहले दबती है। पास ही देवकी खड़ी थी। उसकी भौहें तन गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसने खुद को रोका। कुछ लड़ाइयां मैदान में नहीं, समय में लड़ी जाती हैं, यह वह जानती थी। भैरों ने अपने थैले से सिक्कों और नोटों की गड्डी निकाली। उंगलियां तेज चली। यह रहा आज का हिसाब।
उसने कहा, कल से पूरा लगेगा, अगर हाथ चला तो। अधीर ने पैसे नहीं लिए, उसके हाथ वैसे ही लटक गए। क्या हुआ? भैरव ने पूछा। पैसे नहीं चाहिए? अधीर ने गहरी सांस ली। काम पूरा किया है, वह बोला। आवाज में कांप नहीं थी। सीखा भी? आधा क्यों? खेत में अचानक सन्नाटा छा गया। यह सवाल नहीं था, यह हिम्मत थी। भैरव की आंखें पतली हो गईं। क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, उसने कहा। पहले झुकना पड़ता है। राघवेंद्र काका ने एक कदम आगे बढ़ाया। लड़का सही कह रहा है, उन्होंने कहा। आज इसकी कुदाल किसी से कम नहीं चली। भैरव ने काका की तरफ देखा देर तक, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा भरोसा है तो ठीक, पर याद रखना हिसाब मेरा है। उसने कुछ और पैसे निकाले, अधीर की तरफ बढ़ाए। ले, उसने कहा, पर इसे एहसान मत समझना। अधीर ने पैसे लिए। पहली बार उसकी उंगलियां उन नोटों को छू रही थीं। कागज ठंडा था, पर उसमें दिन भर की गर्मी बंद थी। उसकी हथेलियां कांपी। अब दर्द से नहीं, किसी और वजह से। शाम ढल चुकी थी। मजदूर लौटने लगे। खेत सूना होने लगा, पर हवा में दिन भर की मेहनत तैर रही थी। मंगलू ने बैलगाड़ी आगे बढ़ाई। बैठ जा, उसने अधीर से कहा। रास्ता लंबा है। बैलगाड़ी चली, पहिए मिट्टी पर चरमराए। देवकी रास्ते के मोड़ पर रुकी। अधीर को देखा। डर मत, उसने बस इतना कहा। तू झुका नहीं, यही काफी है। अधीर ने पीछे मुड़कर खेत को देखा। वहां उसकी पसीने की गंध थी, छालों की चुभन थी, और अब उसकी पहली मजदूरी का वजन भी। भैरव महतो दूर मेढ़ पर खड़ा रह गया। सूरज आखिरी बार चमका, फिर ढल गया, और अधीर के भीतर एक नई समझ उतरने लगी। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, उसका हिसाब अक्सर आत्मसम्मान से जुड़ता है। रात धीरे धीरे गांव सरसईपुर पर उतर आई थी। दिन की गर्मी मिट्टी में समा चुकी थी, और हवा में अब गीले खेतों की महक थी। ऐसी महक जो थकान को भी याद दिलाती है और भरोसा भी देती है। बैलगाड़ी की चरमराहट दूर कहीं खो गई थी, पर अधीर के कानों में दिन भर की आवाजें अब भी गूंज रही थीं। कुदाल की टनक, भैरव महतो की सख्त आवाज, राघवेंद्र काका की शांत दृढ़ता। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने कदम धीमे कर लिए। हर कदम के साथ पैरों में दर्द चढ़ता जा रहा था, पर मन बार बार उन्हीं नोटों की तरफ लौट जाता। मुड़े हुए, थोड़े गीले, पर सच्चे। उसने उन्हें अभी जेब में ही रखा था, जैसे भरोसा ना हो कि वे उसके हैं। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही वह रुका, वहीं जहां सुबह उसने बिना शब्दों के वादा किया था। अब रात की ठंडी हवा में पत्ते सरसराए, जैसे पेड़ ने कुछ पूछा हो। कैसा रहा? अधीर ने हथेलियां खोली। छाले उभर आए थे, लाल, कच्चे। उनमें से एक से हल्का सा पानी रिस रहा था। उसने उंगली से छुआ। चुभन ने आंखों के आगे हल्की सी धुंध फैला दी। अब समझ आया, उसने खुद से कहा। काम किसे कहते हैं? घर के पास पहुंचते पहुंचते लालटेन की रोशनी दिखने लगी। सुगंधा देहरी पर बैठी थी। उसने बेटे की परछाई पहचानी, चाल से, कदमों की थकान से। वह उठी नहीं, बस उसकी ओर देखने लगी। आ गया? उसकी आवाज में सवाल नहीं था, बस इंतजार था। अधीर ने सिर हिलाया। घर के अंदर घुसते ही चूल्हे की बुझती आंच ने उसका स्वागत किया। राख की हल्की खुशबू, लकड़ी का धुआं, सब कुछ जाना पहचाना था, पर आज कुछ बदला हुआ। सुगंधा ने उसका हाथ पकड़ा। दिखा, उसने कहा। अधीर ने हथेलियां आगे बढ़ाई। छाले देखकर सुगंधा की आंखें एक पल को भर आईं। उसने जल्दी से आंचल का कोना मोड़ा, हाथों पर हल्दी और थोड़ा सा तेल लगाया। उसकी उंगलियां बहुत सावधानी से चल रही थीं, जैसे हर छाले के भीतर उसकी अपनी पीड़ा बसी हो। दर्द है, अधीर बोला, पर चलेगा। सुगंधा ने कुछ नहीं कहा। उसने चूल्हे पर रखी पतीली से पतली दाल निकाली, कटोरी में डाली। अधीर ने पहली कौर मुंह में डाली तो उसे लगा, स्वाद नहीं बदला है,
पर उसका अर्थ बदल गया है। बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। देवकी दरवाजे पर खड़ी थी। काकी, उसने कहा। कुदाल बहुत भारी थी आज। सुगंधा ने देवकी को देखा, फिर अधीर को। भारी चीजें जल्दी समझा देती हैं, उसने धीमे से कहा। थोड़ी देर बाद मंगलू भी आया। उसने बाहर से ही आवाज दी। कल सुबह जल्दी निकलना होगा, भैरव महतो खेत बदल रहा है। अधीर का मन एक पल को अटका। खेत बदलना मतलब नई मिट्टी, नई कसौटी। रात गहराने लगी। दूर मंदिर से गौरीशंकर पंडित की घंटी की आवाज आई, धीमी, लंबी। वह आवाज हवा में फैलकर अधीर के भीतर उतर गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर डांट नहीं रहा, बस याद दिला रहा हो। वह बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे कम थे, बादल ज्यादा। मिट्टी ठंडी हो चुकी थी। अधीर ने जेब से पैसे निकाले, नोटों को सीधा किया। गिना नहीं, बस देखा। उन नोटों में उसे भैरों की निगाह दिखी। राघवेन काका की चुप्पी, देवकी की बात, मंगलू की बैलगाड़ी, सब कुछ एक साथ बंधा हुआ था। कल ये हाथ फिर दुखेंगे, उसने सोचा, पर आज मैं थका नहीं हूं। अंदर से सुगंधा की आवाज आई, सो जा अधीर। वह उठकर भीतर चला गया। लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया, पर वह अंधेरा डरावना नहीं था। उसमें दिन भर की मेहनत की गर्माहट थी। खाट पर लेटते ही अधीर की आंखें बंद हो गईं। हथेलियों की जलन अब भी थी, पर उसी जलन में एक नई पहचान बन रही थी। मिट्टी की गंध उसके सपनों में उतर चुकी थी और उसके हाथों के छालों में उसकी कहानी धीरे धीरे गहरी हो रही थी। सुबह की पहली रोशनी घर के आंगन में उतरी तो चूल्हे की राख अब भी गुनगुनी थी। रात की ठंडक मिट्टी में बैठ गई थी, पर सुगंधा की आंखों में नींद नहीं थी। वह बहुत पहले जाग चुकी थी, जैसे किसी अनकहे डर ने उसे जगा दिया हो। उसने राख हटाकर लकड़ी सहेजी, फूंक मारी। आग ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, कड़क कड़क। चूल्हा जलते ही घर में वही पुरानी खुशबू भर गई। धुआं, लकड़ी और कल की दाल का बचा हुआ स्वाद। सुगंधा ने पतीली चढ़ाई, पर उसकी उंगलियां आज जरा धीमी थीं। हर हरकत में वह कुछ छुपा रही थी, या शायद खुद से भी बचा रही थी। भीतर अधीर करवट बदल रहा था। हथेलियों की जलन रात भर उसके साथ रही। कभी कभी नींद टूट जाती तो उसे लगता जैसे कुदाल अब भी हाथ में है। उसने आंखें खोली। बाहर चूल्हे की लौ दीवार पर कांप रही थी, वही लौ जो हर सुबह उसे भरोसा देती थी। उठ जा, सुगंधा की आवाज आई, देर हो जाएगी। अधीर उठा। उसने मां को देखा। पीठ थोड़ी झुकी, पर कदम स्थिर। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वह किसी फैसले के साथ जागी हो। कल, अधीर ने कहना चाहा, पर सुगंधा ने बीच में ही कहा, खाकर जा। वह जानती थी कुछ बातें चूल्हे की आंच पर नहीं पकती। अधीर ने रोटी तोड़ी। दाल में आज नमक ज्यादा था, या शायद उसे ऐसा लगा। उसने देखा, मां खुद नहीं खा रही। कटोरी बस सामने रखी थी। आप, मेरा हो गया, सुगंधा बोली बिना आंख मिलाए। अधीर चुप हो गया। उसने जेब में हाथ डाला, नोटों की तह उंगलियों से टकराई। वह कुछ कहना चाहता था, पर अभी नहीं। दरवाजे पर देवकी की आवाज आई, काकी, आज खेत बदल रहा है। सुगंधा ने सिर हिलाया। ध्यान से जाना, उसने अधीर से कहा, मिट्टी हर जगह एक सी नहीं होती। अधीर बाहर निकला। पीपल के पत्तों पर धूप गिर रही थी। मंगलू की बैलगाड़ी मोड़ पर खड़ी थी। उसने हांक लगाई, जल्दी आओ, नहीं तो भैरव महतो पहुंच जाएगा। बैलगाड़ी चली। रास्ते में राघवेन काका मिले। लाठी टेकते हुए बोले, आज देखना मिट्टी बदलेगी नजर नहीं। अधीर ने सिर हिलाया। उसे समझ आ रहा था, हर दिन सिर्फ मेहनत नहीं मांगता, समझ भी मांगता है। खेत पहुंचते ही भैरव महतो की आवाज गूंजी, आज से इधर। उसने इशारा किया, काम तेज चाहिए। अधीर ने कुदाल उठाई। हाथ दुखे, पर मन ने साथ नहीं छोड़ा। देवकी दूर से देख रही थी।
उसकी निगाह में हौसला था, चिंता नहीं। दोपहर तक काम चला। धूप सिर पर चढ़ी, पसीना आंखों में उतरा। राघवेंद्र काका बीच बीच में पास आते, कुछ कहते नहीं, बस देखते। वह देखना अधीर को संभाल लेता। शाम को काम रुका। अधीर लौट पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, आज मां से बात करेगा, अब और नहीं टालेगा। घर पहुंचा तो चूल्हा फिर जल रहा था। सुगंधा आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही थी। उसकी चाल में जल्दी थी, जैसे समय से पहले कुछ निपटाना चाहती हो। मां, अधीर ने कहा। सुगंधा ने ऊपर देखा। हां, अधीर ने जेब से पैसे निकाले, पर हाथ आगे बढ़ाने से पहले रुक गया। उसने मां के चेहरे पर वह थकान देखी जो सिर्फ काम से नहीं आती, चिंता से आती है। आपने आज खाया नहीं, उसने कहा। सुगंधा की आंखें एक पल के लिए भटक गईं। कल खा लूंगी, उसने कहा, और फिर जल्दी से बोली, तू थक गया होगा। अधीर समझ गया, चूल्हा सिर्फ रोटी नहीं पकाता, वह कई सच भी छुपा लेता है। रात को मंदिर की घंटी फिर बजी। गौरीशंकर पंडित की आवाज हवा में घुली। कोई कथा, कोई सीख। अधीर बाहर आंगन में बैठा सुनता रहा। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। उसने मां की ओर देखा। चूल्हे की लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में अधीर ने फैसला किया, कल वह पैसे मां की हथेली पर रखेगा, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। आज नहीं, पर बहुत जल्द। चूल्हा बुझ गया। घर अंधेरे में डूब गया, पर सुगंधा की चुप्पी और अधीर का फैसला दोनों जलते रहे, और उसी जलन में उनका रिश्ता एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर के बादल आज जल्दी घिर आए थे। खेतों पर फैली धूप अचानक फीकी पड़ गई, जैसे किसी ने आसमान की रंगत बदल दी हो। हवा में नमी बढ़ने लगी, वही नमी जो आने वाली बारिश का नहीं, भीतर उठने वाली बेचैनी का संकेत होती है। अधीर कुदाल चला रहा था। मिट्टी आज अलग थी, ऊपर से नरम, भीतर से सख्त। हर वार पर हाथों में पुरानी जलन जाग उठती। उसने दांत भींचे, लय बनाए रखी। दूर राघवेंद्र काका खड़े थे, निगाहें चौकस, शब्द बचाकर। भैरो महतो मेढ़ पर आया। उसने खेत पर नजर डाली, फिर मजदूरों पर। तेज करो, उसने कहा। बादल इंतजार नहीं करते। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुदालें और तेज चली। थोड़ी दूर पीपल की छाया में देवकी पानी के घड़े रख रही थी। उसने अधीर को देखा। उसके कंधों पर थकान उतर आई थी, पर चाल में डील नहीं थी। देवकी ने एक घड़ा उठाया और अधीर के पास आई। पानी, उसने कहा। अधीर ने घड़ा लिया। पानी ठंडा था, जैसे किसी ने हथेलियों पर मरहम रख दिया हो। उसने 2 घूंट पिए, तीसरा पीते पीते रुक गया। देवकी, उसने धीमे से कहा, कल अगर पैसे कम मिले तो। देवकी मुस्कुराई नहीं, उसकी आंखें सीधी रहीं। पैसे कम ज्यादा होते रहते हैं, वह बोली, पर बात कब कहनी है यह तय करना पड़ता है। अधीर ने उसकी तरफ देखा। कहना आसान नहीं होता। देवकी ने मिट्टी पर नजर डाली, फिर आसमान पर। छोटी बात कहने से बड़ी बात बच जाती है, उसने कहा, और बड़ी बात कहने से आदमी खुद को बचाता है। यह कहते हुए वह चली गई। उसके शब्द हवा में नहीं रहे, अधीर के भीतर बैठ गए। काम फिर शुरू हुआ। बादल और घने हो गए। हवा ने खेत की मेड़ों पर उगी घास को हिलाया। सरसराहट ऐसी जैसे जमीन कुछ फुसफुसा रही हो। मंगलू बैलगाड़ी लेकर पास आया, चिल्लाया, बारिश आई तो रास्ता भर जाएगा। राघवेंद्र काका ने अधीर के पास आकर कहा, आज आखिरी फेरा है, ध्यान से। अधीर ने सिर हिलाया। उसके भीतर देवकी की बात गूंज रही थी, छोटी बात। तभी भैरो महतो फिर पास आया। उसने कुदाल की धार देखी, मिट्टी की कतारें देखी। काम ठीक है, उसने कहा, पर कल का हिसाब वही रहेगा। अधीर के हाथ रुक गए। कुदाल जमीन में घड़ी रह गई। राघवेंद्र काका ने उसकी तरफ देखा, एक नजर जिसमें सवाल भी था और इजाजत भी। अधीर ने कुदाल खींची, सीधा हुआ। महतो जी, उसने कहा,
आवाज स्थिर थी। कल जो सीखा वही आज लगाया। अगर काम पूरा है तो हिसाब भी पूरा होना चाहिए। खेत में सन्नाटा छा गया। बादल जैसे रुक गए। भैरों की भौहें तन गईं। तू सिखाएगा? उसने पूछा। अधीर ने सिर नहीं झुकाया। मैं मांग रहा हूं, वह बोला। सिखा नहीं रहा। देव की दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस भरोसा था। राघविन काका आगे आए। लड़का गलत नहीं, उन्होंने कहा। कसौटी पर खरा है। भैरों ने कुछ पल सोचा। हवा ने दिशा बदली। दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज आई। गौरीशंकर पंडित की संध्या आरती शुरू हो चुकी थी। भैरों ने गहरी सांस ली। ठीक है, उसने कहा। आज का पूरा, कल देखेंगे। अधीर ने कुदाल उठाई। काम पूरा हुआ। बारिश नहीं आई, बस बूंदों की गंध हवा में तैर गई। शाम को लौटते वक्त मंगलू ने बैलगाड़ी धीमी कर दी। आज तूने बात कही, उसने कहा। याद रखना, बोलना सीख लिया तो रास्ते खुद बनते हैं। अधीर ने पीछे देखा। खेत अंधेरे में डूब रहे थे। देवकी की बात अब छोटी नहीं रही थी। वह उसके भीतर जगह बना चुकी थी। घर पहुंचा तो सुगंधा देहरी पर खड़ी थी। उसने बेटे के चेहरे पर कुछ बदला हुआ देखा। थकान वही थी, पर आंखों में झिझक कम। सब ठीक? हां, अधीर बोला। आज एक बात कही। सुगंधा ने कुछ नहीं पूछा। उसने बस सिर पर हाथ रखा। रात गहराई। घंटी की आखिरी आवाज हवा में घुल गई। अधीर लेटा तो उसे लगा आज की मेहनत हाथों में नहीं, आवाज में दर्ज हो गई है। और उसी आवाज के साथ उसकी कहानी एक और कदम आगे बढ़ गई। संध्या की लालिमा धीरे धीरे गाढ़ी हो रही थी। गांव सरसईपुर के बीचों बीच खड़ा पुराना मंदिर इस वक्त कुछ अलग ही दिखाई देता था, जैसे पत्थरों में भी सांसें उतर आई हों। पीपल की शाखाओं से टकराती हवा में पत्ते खड़खड़ाए और उसी के बीच मंदिर की घंटियां बज उठी, धीमी, लंबी, आत्मा तक उतर जाने वाली। अधीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। दिन की थकान अब शरीर से उतर रही थी, पर मन अभी भी खेत में अटका था। कुदाल, मिट्टी, भैरों महतो की आंखें, सब कुछ जैसे घंटियों की लय में गूंज रहा था। भीतर से गौरीशंकर पंडित की आवाज आई। कर्म हाथ से होता है, पर उसका भार मन उठाता है। अधीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे यह पंक्ति उसी के लिए कही गई हो। पास ही राघविन काका आकर बैठ गए। उन्होंने लाठी एक ओर रखी, सांस सीधी की। तूने आज ठीक किया, उन्होंने कहा, बिना देखे। अधीर ने सिर झुका लिया। डर लगा था। डर सबको लगता है, काका बोले, पर जो डर के बीच खड़ा रह जाए वही मजदूर से आदमी बनता है। घंटियों की आवाज तेज हुई। धुएं की हल्की खुशबू बाहर तक आ गई। आरती की लौ हवा में कांप रही थी। तभी देवकी भी वहां आ पहुंची। उसके हाथ में अगरबत्ती थी। उसने दीपक के पास रखी, फिर अधीर के पास बैठ गई। आज तुमने बात कही, उसने कहा, पर फैसला अभी बाकी है। अधीर ने उसकी तरफ देखा। किस बात का? देवकी ने पीपल की जड़ों की ओर इशारा किया। इस बात का कि कल अगर वही दोहराया गया तो तुम क्या करोगे? यह सवाल था और उसका जवाब घंटियों में नहीं छुपा था। मंदिर के भीतर आरती समाप्त हुई। गौरीशंकर पंडित बाहर आए। सफेद धोती, शांत चेहरा, आंखों में वर्षों की कथाएं। उन्होंने अधीर को देखा और पहचान लिया। गांव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, पंडित जी यह जानते थे। बेटा, उन्होंने कहा, पहली कमाई सिर्फ जेब नहीं भरती, वह मन को भी भरती है या खाली करती है। अधीर कुछ नहीं बोला। पंडित जी ने आगे कहा, अगर मन खाली लगे तो समझना हिसाब अधूरा है। राघविन काका ने लंबी सांस ली। कल भैरव महतो फिर तौल करेगा, उन्होंने कहा। तू तैयार रहना। देव की चुप थी। उसकी चुप्पी में अधीर को भरोसा दिखा, दबाव नहीं। तभी दूर से बैलगाड़ी की आवाज आई। मंगलू मंदिर के बाहर रुका। घर चलें? उसने पूछा। रात गहरी हो रही है। अधीर उठा। उसने मंदिर की सीढ़ियों को आखिरी बार देखा।
घंटियां अब थम चुकी थीं, पर उनका असर हवा में था। रास्ते में बैलगाड़ी की धीमी चाल के बीच अधीर ने कहा, अगर कल, मंगलू ने बात पूरी नहीं होने दी। अगर कल वही हुआ, उसने कहा, तो तू तय करेगा, रास्ता छोटा चाहिए या सही। घर पहुंचकर सुगंधा ने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर आज सवाल कम, संकल्प ज्यादा था। मंदिर गया था? हाँ। अच्छा किया, सुगंधा बोली। वहां फैसले साफ सुनाई देते हैं। अधीर खाट पर बैठ गया। उसने जेब से पैसे निकाले, फिर रख दिए। आज नहीं, आज फैसला पैसों का नहीं था। बाहर से फिर एक हल्की घंटी की आवाज आई, शायद हवा से टकराकर। अधीर ने आंखें बंद की। आज उसने समझ लिया था, आत्मसम्मान कभी ऊंची आवाज नहीं मांगता। वह बस सही वक्त पर खुद के साथ खड़ा होने को कहता है। और उसी समझ के साथ अधीर ने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया, कल वह सिर्फ काम नहीं करेगा, वह अपने हिस्से का सच भी उठाएगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सरसईपुर की गलियां अब धुएं, मिट्टी और नीम की कड़वी खुशबू से भरी थीं। घरों की देहरी पर टिमटिमाती लालटेनें ऐसे लग रही थीं जैसे अंधेरे से सौदा कर रही हों। थोड़ी रोशनी हमें दे दो, हम तुम्हें शांति दे देंगे। मंगलू की बैलगाड़ी मंदिर के मोड़ से आगे बढ़ी। बैल धीमी चाल में थे, जैसे रात की चाल समझते हो। पहियों की चरमराहट मिट्टी में घुलकर एक लंबी लय बना रही थी। अधीर बैलगाड़ी के अगले हिस्से में बैठा था। उसके पास राघविन काका थे, लाठी घुटनों पर रखी, आंखें आधी बंद। पीछे की ओर देवकी बैठी थी, चुप। उसके हाथ गमछे की गांठ से खेल रहे थे। रात का रास्ता दिन से अलग होता है, मंगलू ने कहा। यह बातें भी अलग सुनाता है। अधीर ने कुछ नहीं कहा। हवा उसके चेहरे से टकराई, ठंडी, नम। कहीं दूर खेतों में मेंढक बोल रहे थे। धान की बालियां हवा में सरसर आईं, जैसे रात खुद चल रही हो। कल अगर भैरों में है तो फिर वही करे। मंगलू ने बिना पीछे देखे कहा, तो तू क्या करेगा? यह सवाल अचानक नहीं था, यह रास्ते की मांग थी। अधीर ने गहरी सांस ली। मैं काम छोड़ दूंगा, उसने कहा, फिर रुक कर जोड़ा, अगर जरूरी हुआ तो। राघविन काका ने आंखें खोली। काम छोड़ना आसान है, उन्होंने कहा, पर पेट का क्या? अधीर चुप हो गया। देवकी ने धीरे से कहा, पेट एक दिन मान जाता है, पर मन रोज नहीं। मंगलू ने बैलगाड़ी धीमी कर दी। एक मोड़ पर वह रुका। सामने रास्ता दो हिस्सों में बंटता था। एक छोटा, कीचड़ भरा, दूसरा लंबा पर साफ। देख, मंगलू ने कहा, रास्ते हमेशा ऐसे ही होते हैं। अधीर ने सामने देखा। उसके भीतर मंदिर की घंटियां फिर बज उठी। सही रास्ता, लंबा वाला, उसने कहा। मंगलू ने मुस्कुराकर बैलों को उसी ओर मोड़ा। राघविन काका ने कुछ नहीं कहा, बस लाठी जमीन पर टेका। रास्ते में चांद बादलों से झांकने लगा। उसकी रोशनी में खेत चांदी जैसे चमक रहे थे। बैलगाड़ी की छाया जमीन पर लंबी खिंच गई, जैसे अधीर का फैसला भी उसके साथ चल रहा हो। तू कल पैसे मांगेगा? देवकी ने पूछा। नहीं, अधीर बोला, मैं अपना हक का रखूंगा। यह वाक्य छोटा था, पर उसके भीतर वजन था। गांव की सीमा दिखने लगी। दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आई। कहीं एक झोपड़ी से हंसी फूटी, फिर खामोशी। बैलगाड़ी घर के पास रुकी। सुगंधा देहरी पर खड़ी थी। इतनी रात? उसने पूछा। रास्ता लंबा था, मंगलू बोला, पर सही। सुगंधा ने अधीर को देखा। उसकी आंखों में थकान के साथ एक साफ चमक थी। खाना रखा है, उसने कहा। अधीर भीतर गया। खाट पर बैठते ही उसे लगा, आज की रात अलग है। हाथों के छाले अब भी थे, पर उनमें जलन कम, ताकत ज्यादा थी। राघविन काका ने विदा लेते हुए कहा, कल सब देखेंगे। देवकी ने जाते जाते बस इतना कहा, जो तय किया है उसे भूलना मत। रात गहरी हुई। मंगलू की बैलगाड़ी अंधेरे में खो गई। अधीर लेटा। छत की दरारों से चांदनी झर रही थी। उसने आंखें बंद की।
आज की रात ने उसे एक बात सिखा दी थी। कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए बैलगाड़ी की धीमी चाल ही सबसे तेज रास्ता बन जाती है। और उसी धीमी चाल के साथ कल का सूरज उसके फैसले को परखने आने वाला था। सुबह का सूरज आज बिना नरमी के उगा था। सरसईपुर की गलियों में धूप सीधी उतर रही थी, जैसे किसी ने रात की ठंडक को बिल्कुल भुला दिया हो। कच्ची दीवारें जल्दी गर्म हो रही थीं और हवा में मिट्टी के साथ एक कसा हुआ तनाव तैर रहा था। अधीर खेत पर सबसे पहले पहुंचा। उसके हाथों पर बंधा गमछा रात की नमी समेटे था। छालों पर आज उसने तेल लगाया था, दर्द कम करने के लिए नहीं, पकड़ मजबूत करने के लिए। थोड़ी देर में राघवेन काका आए। आज देखना, उन्होंने कहा, दिन लंबा होगा। मंगलू बैलगाड़ी मोड़कर मेढ़ के पास रुक गया। भैरव महतो अभी आएगा, उसने कहा। आज हिसाब खुले में होगा। कुदालें चलने लगी। मिट्टी सूखी थी पर भीतर नमी थी। हर वार पर धूल और भाप सी उठती। अधीर की सांसें लय में थीं। उसकी निगाह बार बार मेढ़ की ओर जाती, वहां जहां मालिक खड़ा होने वाला था। दोपहर के आसपास भैरव महतो आया। उसके साथ दो आदमी थे, साफ कपड़े, कागज और हिसाब की शक्ल वाले चेहरे। भैरव ने खेत को देखा, फिर अधीर को। आज उसकी नजर में परख ज्यादा थी, उपेक्षा नहीं। काम रोक दो, भैरव ने कहा। मजदूर रुक गए। हवा भी जैसे थम गई। भैरव ने कागज खोले। आज सबके पैसे तय होंगे, उसने कहा, और शर्तें भी। राघवेन काका आगे आए। काम पूरा हुआ है, उन्होंने कहा। हिसाब भी पूरा होगा, भैरव बोला, पर मेरी शर्त पर। उसने अधीर की ओर देखा। तू कल बहुत बोल रहा था, उसने कहा। आज दिखा, हाथ बोलते हैं या जुबान। अधीर ने कुदाल उठाई। उसने खेत के उस हिस्से को चुना जहां मिट्टी सबसे भारी थी। हर वार में उसकी कलाई झंझनाई, पर मिट्टी खुलती गई, सीधी, बराबर। कुछ देर बाद भैरव ने हाथ उठाया। बस, उसने आगे बढ़कर कतारें देखी। काम ठीक है, उसने कहा, पर यह पर हवा में तीर की तरह अटक गया। पर, राघवेन काका ने पूछा। पर आज तू पूरा नहीं लेगा, भैरव बोला, क्योंकि तू सवाल पूछता है। सवाल करने वाले मजदूर ज्यादा महंगे पड़ते हैं। खेत में सरसराहट हुई। देवकी ने होंठ भींच लिए। मंगलू ने बैलगाड़ी की लगाम कस दी। अधीर ने कुदाल जमीन पर टिका दी। महतो जी, उसने कहा, सवाल काम का दुश्मन नहीं होता। भैरव हंसा, ठंडी हंसी। और जवाब, उसने पूछा। जवाब मेहनत है, अधीर बोला, जो मैंने दी है। भैरव ने कागज मोड़े। फिर तय रहा, उसने कहा। आज आधा। यह वही मोड़ था जिसके लिए रात ने तैयारी करवाई थी। राघवेन काका आगे बढ़े। नाइंसाफी है, उन्होंने कहा। लड़का कसौटी पर खरा उतरा है। भैरव की आवाज सख्त हो गई। मेरे खेत में इंसाफ भी मेरे जैसा होगा। कुछ पल के लिए लगा, बात बिगड़ जाएगी। हवा भारी हो गई। दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। शायद संयोग, शायद चेतावनी। अधीर ने गहरी सांस ली। उसने जेब से कल के पैसे निकाले, उन्हें भैरव के सामने रखा। ये रख लीजिए, उसने कहा। अगर आज का आधा है तो कल का भी पूरा नहीं था। खेत में सन्नाटा छा गया। यह पैसा लौटाना नहीं था, यह आईना दिखाना था। भैरव की आंखें फैल गईं। राघवेन काका ने अधीर की ओर देखा। पहली बार गर्व बिना छुपाए। देवकी के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक स्थिर मुस्कान। भैरव ने पैसे नहीं उठाए। वह मुड़ा। काम बंद, उसने कहा। आज से। मंगलू ने बैलगाड़ी आगे बढ़ाई। चलो, उसने कहा, कहीं और काम मिल जाएगा। अधीर ने आखिरी बार खेत को देखा। वह जमीन अब उसकी नहीं रही, पर उसने वहां अपना डर छोड़ दिया था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। गर्मी बढ़ रही थी, पर अधीर के भीतर कुछ ठंडा और साफ हो गया था। आज भैरों का कठोर मोड़ आया था और उसी मोड़ पर अधीर सीधा खड़ा रह गया था। शाम सरसईपुर पर ऐसे उतरी
जैसे दिन भर की गर्मी को समेटकर किसी ने थकी हुई चादर बिछा दी हो। खेतों से लौटते रास्ते पर धूल कम थी, पर सन्नाटा ज्यादा। मंगलू की बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। आज उसकी चरमराहट भी धीमी थी, मानो पहिए खुद सोच में हो। अधीर चुप बैठा था। उसकी जेब खाली थी, पर कंधे सीधे। पीछे देवकी थी, आंखें दूर, जैसे किसी जवाब की प्रतीक्षा कर रही हो। राघविन काका लाठी पर टिके थे। चेहरे पर थकान नहीं, ठहराव था। काम बंद हुआ? मंगलू ने हवा से कहा। पर रास्ते बंद नहीं होते। अधीर ने सिर उठाया। मां से क्या कहूंगा? यह सवाल खेत में नहीं, घर की देहरी पर भारी होता है। सब जानते थे। राघविन काका ने शांत स्वर में कहा, सच कह देना। सच कभी हल्का नहीं होता, पर टिकता जरूर है। बैलगाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई। कुत्ते भौंके, फिर शांत हो गए। लालटेनें जल उठी। हर देहरी पर एक एक उम्मीद। मंदिर से गौरीशंकर पंडित की संध्या आरती की आखिरी ध्वनि हवा में घुली, जैसे किसी ने दिन को विदा कर दिया हो। घर के पास पहुंचे तो सुगंधा देहरी पर खड़ी थी। उसने दूर से ही अधीर को देख लिया। उसकी चाल पढ़ ली। आ गया? हां, अधीर बोला। भीतर चूल्हा जल रहा था। राख की गर्मी, धुएं की महक, सब वैसा ही। पर सुगंधा की आंखें आज ज्यादा पूछ रही थी। उसने थाली परोसी, पर अधीर ने बैठने से पहले रुककर कहा, मां, आज काम नहीं रहा। सुगंधा ने हाथ नहीं रोके। उसने थाली रखी, बैठी। क्यों? क्योंकि मैंने आधा मानने से मना कर दिया। एक पल का सन्नाटा। चूल्हे की आंच ने कड़क सी आवाज की। फिर मैंने कल के पैसे भी लौटा दिए। सुगंधा ने अधीर की ओर देखा। उस नजर में डर नहीं था, दर्द था, और उसके नीचे कहीं गर्व। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर पास आई। अधीर के सामने खड़ी हुई। हाथ दिखा, उसने कहा। अधीर ने हथेलियां आगे बढ़ाई। छाले अब भी थे, सूखे, कड़े। सुगंधा ने उन्हें छुआ, बहुत धीरे, जैसे किसी पवित्र चीज को छू रही हो। यह हाथ खाली नहीं है, उसने कहा, बस जेब खाली है। अधीर की आंखें नम हो गईं। वह जेब से मुड़े हुए नोट निकालने लगा। जो उसने लौटाए थे वे नहीं, बल्कि जो उसने सुबह से बचा कर रखे थे। कुछ सिक्के, 2 पुराने नोट, छोटे पर सच्चे। उसने सुगंधा की हथेली आगे बढ़ाई और पहली बार बिना झिझक पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। वह पल लंबा था। लालटेन की रोशनी कांपी। सुगंधा की उंगलियां बंद हुईं, फिर खुली। उसने पैसे नहीं गिने, उसने बस अधीर की ओर देखा। पहली कमाई? उसने कहा। आवाज कांपती नहीं थी। कम नहीं होती, सही होती है। बाहर मंगलू ने खांस कर आवाज दी, जैसे इस पल को तोड़ना न चाहता हो। देवकी देहरी पर आकर रुकी। उसने देखा मां की हथेली, बेटे की आंखें, और वह समझ गई। काकी, देवकी बोली, कल सुबह मैं खबर लाऊंगी। राघविन काका ने विदा लेते हुए कहा। आज गांव ने देखा पैसा कहां हल्का पड़ता है और कहां भारी। रात गहराने लगी। आंगन में ठंडी हवा चली। दूर कहीं उल्लू बोला। अधीर खाट पर बैठा, थकान अब उतर रही थी। जेब खाली थी, पर भीतर कहीं पहली बार भराव था। सुगंधा ने चूल्हा बुझाया। अंधेरा उतरा, पर डर नहीं। उसने अधीर के सिर पर हाथ रखा। सो जा, उसने कहा, कल फिर उजाला होगा। अधीर लेट गया। आंखें बंद करते ही उसे वही दृश्य दिखा। मां की हथेली, उसमें रखे पैसे, और उस हथेली में समाया हुआ भरोसा। आज उसने समझ लिया था, पहली कमाई नोटों की नहीं होती। वह उस पल की होती है जब मां की हथेली बेटे के फैसले को स्वीकार कर लेती है। और उसी स्वीकार के साथ कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ से आगे बढ़ चली। सुबह सरसईपुर में देर से खुली। रात की नमी अब भी गलियों में बैठी थी, और धूप जैसे सोच समझकर उतर रही हो कि आज किस पर कितनी पड़े। पीपल के नीचे कुछ बुजुर्ग पहले से जमा थे। बातों की धीमी गूंज हवा में थी, अधूरी पर तीखी।
अधीर देहरी पर बैठा जूते बांध रहा था। हाथों के छाले अब सूखे थे, पर उनमें खिंचाव था, जैसे याद दिला रहे हों कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भीतर सुगंधा चूल्हे के पास खड़ी थी। उसने आज रोटी जरा मोटी बेल दी थी, शायद जानबूझकर। सुबह सुबह बाहर मत जाना, उसने कहा, लोग बातें करेंगे। अधीर ने सिर उठाया। बातें तो कल भी होंगी मां। सुगंधा ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि रोकने का नहीं, साथ देने का समय है। गांव की चौपाल पर पहुंचा तो नजरें टिक गईं। किसी की आंखों में जिज्ञासा थी, किसी में सवाल, किसी में वह पुराना शक। लड़का ज्यादा सीधा नहीं हो गया? राघवेंद्र काका पीपल के नीचे बैठे थे। उन्होंने अधीर को देखते ही लाठी जमीन पर टेकी, जैसे जगह बना रहे हों। आ गया? हाँ काका। कुछ लोग खुसुर पुसुर करने लगे। भैरव महतो से उलझ गया, कोई बोला। काम छोड़ दिया, दूसरा बोला। अकड़ बहुत है, तीसरा फुसफुसाया। अधीर ने सुना। इस बार उसने नजर नहीं झुकाई। तभी मंगलू बैलगाड़ी हाँकता हुआ आया। उसने चौपाल पर रुककर ऊंची आवाज में कहा, काम की कमी नहीं है, कमी है आदमी की हिम्मत की। कई चेहरे उसकी तरफ मुड़े। देवकी भी वहीं आ गई थी, हाथ में पानी का लोटा। उसने अधीर की ओर देखा, आंखों से बस इतना कहा, खड़ा रह। दूर से गौरीशंकर पंडित आते दिखे। उन्होंने चौपाल पर कदम रखा तो बातें धीमी पड़ गईं। सुबह सुबह इतना शोर? उन्होंने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। पंडित जी ने अधीर की ओर देखा। सुना है, उन्होंने कहा। तूने आधा लेने से मना कर दिया? हां, अधीर बोला। क्यों? क्योंकि आधा सच नहीं था। पंडित जी ने पीपल की जड़ की ओर देखा। पेड़ भी आधी धूप में टेढ़ा हो जाता है, उन्होंने कहा। पूरा उजाला मिले तो सीधा बढ़ता है। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ अब भी चुप थे। बदलाव हमेशा सबको एक साथ नहीं भाता। उसी समय दूर से भैरव महतो आता देखा। उसकी चाल तेज थी, चेहरे पर सख्ती। वह चौपाल पर आकर रुका। किस बात की पंचायत? उसने पूछा। राघवेंद्र काका उठ खड़े हुए। इंसाफ की, उन्होंने कहा। भैरव ने अधीर की ओर देखा। काम चाहिए तो मेरी शर्त पर, उसने कहा, वरना गांव बड़ा है। अधीर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में अब कांप नहीं थी। काम चाहिए, उसने कहा, पर अपनी रीढ़ गिरवी रखकर नहीं। एक पल को सन्नाटा। यह जवाब किसी लड़के का नहीं था, यह एक आदमी की घोषणा थी। भैरव ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। उसने चारों ओर देखा। नजरें बदल चुकी थी। देवकी की आंखों में भरोसा था, मंगलू की आवाज में समर्थन, राघवेंद्र काका की खामोशी में ठहराव और पंडित जी की मौजूदगी में नैतिक वजन। भैरव मुड़ा। देख लेंगे, उसने कहा और चला गया। चौपाल पर हवा बदली। किसी ने अधीर के कंधे पर हाथ रखा। नाम नहीं, बस एक स्पर्श। किसी ने पानी बढ़ाया, किसी ने चुपचाप रास्ता दे दिया। घर लौटते वक्त अधीर ने पीपल को देखा। धूप अब पूरी पड़ रही थी, पत्ते चमक रहे थे। सुगंधा देहरी पर खड़ी थी। क्या हुआ? गांव ने देखा, अधीर बोला, और मैंने खड़ा रहना सीखा। सुगंधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रीढ़ सीधी रहे, उसने कहा, तो रास्ते खुद झुकते हैं। शाम को बैलगाड़ी फिर निकली। मंगलू ने कहा, कल नए खेत हैं। अधीर ने आकाश की ओर देखा। बादल हट चुके थे। आज उसकी कहानी गांव की नजर में थी और उसकी रीढ़ अब किसी की मर्जी पर नहीं थी। कल आखिरी अध्याय आने वाला था, जहां सिर्फ इंसाफ नहीं, अर्थ तय होना था। सूरज उस दिन अलग ढंग से उगा। सरसईपुर के ऊपर फैलती रोशनी में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे रात और दिन ने आपस में तय कर लिया हो कि आज कुछ ठीक किया जाएगा। खेतों से उठती भाप, गीली मिट्टी की सोंधी गंध और दूर मंदिर की पहली घंटी, सब एक साथ बोले बिना कह रहे थे, आज का दिन हल्का नहीं होगा। अधीर सुबह सुबह उठ गया। हाथों के छाले अब भी थे, पर आज वे चुभते नहीं थे।
उसने गमछा कंधे पर डाला और देहरी पर बैठकर जूते बांधने लगा। भीतर सुगंधा चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। उबलती पतीली की सीटी नहीं बजी, पर भाप ने कमरे को भर दिया। आज कहां? सुगंधा ने पूछा। नए खेत, अधीर बोला। मंगलू काका बताएंगे। सुगंधा ने सिर हिलाया। उसने चाय का गिलास अधीर की तरफ बढ़ाया। जल्दी मत करना, उसने कहा। काम से पहले मन को बैठा लेना। अधीर ने चाय पी। कड़वी नहीं थी, साफ थी। बाहर मंगलू की बैलगाड़ी आ पहुंची। चलो, उसने कहा। आज मिट्टी नहीं है। रास्ते में राघविन काका भी मिल गए। उन्होंने लाठी संभाली और कहा, आज किसी को कुछ साबित नहीं करना, बस काम करना है। खेत पर पहुंचे तो दृश्य बदला हुआ था। यह जमीन भैरों महतो की नहीं थी। यहां मालिक नहीं, साझेदार थे। काम की शुरुआत बिना आवाज के हुई, जैसे सबको पता हो कि आज तौल नहीं, भरोसा चलेगा। देवकी पानी लेकर आई। उसने अधीर की तरफ देखा। एक छोटी सी मुस्कान, जैसे कह रही हो, यहां तुम सही जगह पर हो। दोपहर तक काम पूरा हुआ। मिट्टी खुली, बराबर सुथरी। राघविन काका ने सिर हिलाया। मंगलू ने बैलगाड़ी पास लाई। मालिक आया। उसने काम देखा, फिर अधीर की ओर बढ़ा। ये लो, उसने कहा और पूरे पैसे आगे बढ़ाए, बिना शर्त, बिना कटौती। अधीर ने पैसे लिए। पहली बार उसने गिने। उंगलियां स्थिर थीं। यह सिर्फ रकम नहीं थी, यह मान्यता थी। शाम को लौटते वक्त रास्ता छोटा लगा। बैलगाड़ी की चाल तेज नहीं थी, पर मन हल्का था। गांव की सीमा आते ही मंदिर की घंटी बजी। गौरी शंकर पंडित आरती समाप्त कर रहे थे। उन्होंने अधीर को देखा और दूर से ही सिर हिलाया, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। घर पहुंचा तो सुगंधा देहरी पर खड़ी थी। अधीर ने आज कुछ नहीं कहा। वह सीधे भीतर गया, पैसे निकाले और मां की हथेली पर रख दिए। सुगंधा की उंगलियां कांपी। उसने पैसे नहीं गिने। उसने बेटे की ओर देखा, देर तक। आज ये पैसे मेरे लिए नहीं, उसने कहा, तेरे लिए हैं। अधीर ने सिर झुका लिया। उस पर लालटेन की रोशनी तेज लगी। बाहर हवा चली। पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे गांव ने सांस ली हो। देहरी पर देवकी और मंगलू रुके। राघविन काका ने भीतर झांक कर कहा, अब समझ आया, पहली कमाई क्या होती है। सुगंधा ने पैसे संदूक में रख दिए। फिर अधीर के सिर पर हाथ रखा। याद रखना, उसने कहा, कमाई जेब से नहीं, रीढ़ से आती है। रात गहरी हुई। आकाश में तारे साफ दिख रहे थे। अधीर खाट पर लेटा। थकान मीठी थी। हाथों के छाले अब उसे डराते नहीं थे, वे उसे पहचान देते थे। आज उसे समझ आ गया था, पहली कमाई वह नहीं होती जो हाथ में आती है। पहली कमाई वह होती है जो आदमी को खुद के सामने सीधा खड़ा कर दे। सरसईपुर सो गया। लालटेनें बुझ गईं। पर उस घर में एक मां की हथेली में और एक बेटे की रीढ़ में रोशनी देर तक जलती रही।